हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12 का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला देखा था और साथ ही साथ हमने ये जाना था कि किस प्रकार से आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर पर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या नंबर ऑफ चार्जेस पर डिपेंड करती है। इसके साथ साथ हमने कंडक्टेंस यानी चालकता देखी थी और हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के कॉन्सेप्ट को भी समझा था। आज हम जो है बात करेंगे कि किस प्रकार से जे, सिग्मा और ई आपस में जुड़े हैं, संबंधित है। इसके साथ साथ हम जो आपका ओम्स लॉ है उसकी लिमिटेशन यानी उसकी जो सीमाएं हैं वो जानेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जे, सिग्मा और ई में क्या रिलेशन है। ठीक है, जे यानी करंट डेंसिटी, सिग्मा यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ई यानी विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है। ठीक है, यानी विद्युत घनत्व, धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व, आपका विद्युत चालकता और आपका विद्युत क्षेत्र में क्या संबंध है, यह हम जानेंगे। तो हम क्या जानते हैं, आप इसे साथ साथ नोट करते रहेंगे। वी नो दैट, हम ये जानते हैं, हमने करंट का फॉर्मूला पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में। तो I बराबर एन ए ई वी डी, ये क्या है, करंट है यानी धारा। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो वीडी की, क्या जानते हैं हम कि जो वीडी होता है, तो वीडी बराबर होता है आपका ई एम इंटू टॉ के। ठीक है, ये आपकी क्या हो गया, दूसरा समीकरण। अब आप क्या करेंगे, दूसरे समीकरण यानी वीडी की वैल्यू को पहले समीकरण में रखेंगे। तो आप लिखेंगे समीकरण 2 को 1 में रखने पर I बराबर एन ए ई, वी डी होगा ई अपॉन एम टाउ। तो I बराबर हो जाएगा एन ए ई स्क्वायर ई टाउ अपॉन एम। ए जो है लेफ्ट साइड में आ जाएगा यानी I अपॉन ए बराबर एन ई स्क्वायर टाउ ई अपॉन एम। ठीक है, अब हम क्या जानते हैं, हम ये भी जानते हैं कि जो आपका धारा घनत्व है या जो आपकी करंट डेंसिटी है जे, वो बराबर होती है I अपॉन ए के। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जे बराबर एन ई स्क्वायर टाउ ई अपॉन एम। जे बराबर एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम को एक साइड ले लीजिए इंटू ई। अब हम क्या जानते हैं, सिंस रो इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ होता है, तो आपका जो जे हो जाएगा, जे बराबर हो जाएगा 1 अपॉन रो ई। ठीक है, और हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो आपका सिग्मा होता है यानी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, ये बराबर होती है 1 अपॉन रो के। तो आपका तो जे आ जाएगा, जे बराबर
सिग्मा ई आ जाएगा। तो ये आपका जे सिग्मा और ई के बीच का क्या है, संबंध है, यानी जे बराबर सिग्मा ई। इसको हम माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को, इस टॉपिक को जो है डिराइव करेंगे, फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। आप इसे नोट करें। अब हम चलते हैं अगले रिलेशन की ओर, अगले संबंध की ओर। तो ये जो आपका रिलेशन है वो आपका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी के बीच में, ठीक है, विद्युत प्रतिरोधकता और इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के बीच में, ठीक है। यानी आपका जो है ये जो संबंध है वो आपका सिग्मा और म्यू के बीच में है, सॉरी रोह और म्यू के बीच, रोह और म्यू के बीच। तो हम क्या जानते हैं, जैसे कि हमने पिछले रिलेशन में देखा, वी नो दैट हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में संबंध, ठीक है। तो क्या है, I इक्वल्स टू NEAVD। और आप ये भी जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो VD है वो बराबर होता है आपका म्यू ई के। और क्या जानते हैं आप ये भी जानते हैं कि J बराबर होता है I/A के या सिग्मा ई के, ठीक है। जैसे कि अभी हमने निकाला I/A जो कि सिग्मा ई के बराबर है, या आप इसे E/ρ भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो पहला समीकरण है उससे हम क्या जानते हैं कि I बराबर NEAVD होता है। तो I/A बराबर NEVD होता है, ठीक है। और I/A जो है बराबर है सिग्मा ई के, जो कि बराबर है E/ρ के। तो आप इसकी जगह I/A की जगह आप लिख सकते हो E/ρ बराबर NEVD। अब VD की जगह आप लिख सकते हो म्यू ई। तो ई से ही कैंसिल हो जाएगा, ρ बराबर 1/NE म्यू। तो ये आपका क्या आ गया, रोह और म्यू के बीच में रिलेशन आ गया। तो इस तरीके से आपको इस रिलेशन को, इस संबंध को निकाल, ठीक है। आप इसे नोट करेंगे। तो अभी जितने हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा, जो अभी पढ़ा, ठीक है, कंडक्टेंस और रेजिस्टेंस का, उसके बेस में हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो आपका क्वेश्चन है, फाइंड द कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर of resistance 2 milliohm
तो आपको क्या दिया गया है, आपको एक कंडक्टर दिया गया है, चालक दिया गया है, जिसकी चालकता कितनी है, जिसकी चालकता आपको निकालनी है और उसका जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, वो आपको 2 मिली ओम दिया गया है। ठीक है, 2 मिली ओम वाले प्रतिरोध की चालकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या दिया गया है यहाँ पे आपके पास जो है आर 2 मिली ओम है, यानी 2 इंटू 10⁻³ ओम। अब अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें जी की, तो जी बराबर 1/r होता है, यानी 1/2 इंटू 10⁻³ या हम कह सकते हैं 1/2 इंटू 10⁻³, 0.5 इंटू 10⁻³, ठीक है, या 500 s। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप इसे नोट करें। अब चलते हैं हम लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ की तरफ, यानी ओम के नियम की सीमा। यानी अब हम बात करेंगे कि जो ओम के नियम है उसकी सीमाएं क्या क्या है। ठीक है, अब कुछ जो आपके सब्सटेंस होते हैं, कुछ डिवाइसेस ऐसे होते हैं जो ओम के नियम जिस पे लागू होते हैं या उसे वो ओबे करते हैं, ठीक है, उसका पालन करते हैं। और कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, जिसे हम नॉन ओमिक सब्सटेंस कहते हैं। ठीक है, या नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। जैसे कि आपकी वैक्यूम ट्यूब हो गई, ठीक है, सेमीकंडक्टर डायोड हो गया, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो डिवाइसेस हैं ये जो है ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे आपको V = IR वाला रिलेशन फॉलो होता हुआ नहीं दिखता है। अब अगर हम बात करें, जो सब्सटेंस ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं उन्हें हम ओमिक सब्सटेंस कहते हैं, और जो नहीं करते उन्हें नॉन ओमिक सब्सटेंस कहते हैं। और यहाँ इसका जो रिलेशन है, या जो इस नियम के अनुसार क्या है, V = IR या V/I = R। तो ये जो होते हैं ये ओमिक और नॉन ओमिक सब्सटेंस के लिए, दोनों के लिए वैलिड होते हैं। पर यहाँ पे क्या होता है, जो R की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट होती है, किसके लिए, ओमिक कंडक्टर के लिए। लेकिन अगर हम नॉन को ओमिक डिवाइसेस की बात करें या गैर ओमिक डिवाइसेस की बात करें, तो वहां पर जो R की वैल्यू होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, वो स्थिर नहीं होती, वो एक नियतांक के रूप में नहीं होता, बल्कि वो चेंज होता रहता है। लेकिन ओमिक डिवाइसेस में ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अब यही कहा गया है कि दोनों के लिए तो V/I जो है वो वैलिड है, V/I = R। लेकिन जो आपका ओमिक है उसके लिए R क्या है, कांस्टेंट है। और जो नॉन ओमिक है उसके लिए R कांस्टेंट नहीं होता है, कांस्टेंट होता है और इसमें R कांस्टेंट नहीं होता है। यानी V/I जो है नॉन ओमिक के लिए कांस्टेंट नहीं है, स्थिर नहीं है, या वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो ये आपके दो कॉन्सेप्ट है, एक है आपका ओमिक डिवाइसेस और एक है नॉन ओमिक। तो ओमिक कौन से होते हैं, जो जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, जहाँ पे V/I फॉलो होता है, लेकिन R की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। लेकिन जब हम नॉन ओमिक की बात करते हैं तो इस केस में ये जो है ओम्स लॉ को पूरी तरीके से फॉलो नहीं करते हैं। V/I यहाँ पे वैलिड तो होता है, लेकिन यहाँ पे V/I का जो रेशियो है, R जो है, प्रतिरोध जो है, वो कांस्टेंट नहीं होता। या हम ये भी कह सकते हैं कि ओमिक
के लिए V अपॉन I का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है और नॉन ओमिक के लिए ये कांस्टेंट नहीं होता। Those devices which do not obey Ohm's law are called non-ohmic device। यानी वो डिवाइसेस, वो उपकरण जो ओम लॉ को ओबे नहीं करता, ऐसे डिवाइसेस को हम नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वैक्यूम ट्यूब, सेमीकंडक्टर डायोड, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट, ट्रांजिस्टर एटसेट्रा। जैसे कि आपके वैक्यूम ट्यूब हो गए, सेमीकंडक्टर डायोड हो गए, लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट हो गए, ट्रांजिस्टर हो गए। द रिलेशन V अपॉन I इक्वल्स टू R इज वैलिड फॉर बोथ ओमिक एंड नॉन ओमिक डिवाइस। अगर हम रिलेशन की बात करें V अपॉन I बराबर R, तो ये ओमिक और नॉन ओमिक दोनों के लिए वैलिड रहते हैं, बिल्कुल ठीक रहते हैं, या वेरी जो है ये इस पे लागू होते हैं। द वैल्यू ऑफ R इज कांस्टेंट फॉर ओमिक कंडक्टर बट R इज नॉट कांस्टेंट फॉर नॉन ओमिक डिवाइसेस। ठीक है, तो अगर हम R की वैल्यू की बात करें तो R क्या होता है? कांस्टेंट वैल्यू है, एक स्थिरांक है, किसके लिए? ओमिक कंडक्टर्स के लिए। लेकिन जब हम नॉन ओमिक डिवाइसेस की बात करते हैं तो ये स्थिरांक नहीं होता, कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती, स्थिर एक नियत जो है मान नहीं होता इसका। दैट इज ओम्स लॉ फेल्स व्हेन V अपॉन I इज नॉट कांस्टेंट। यानी ओम्स लॉ क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। हम यही तो कहते हैं कि जब V अपॉन I कांस्टेंट नहीं है तो क्या हो रहा है? ओम लॉ फेल हो रहा है। तो इसीलिए आपका जो नॉन ओमिक डिवाइसेस होते हैं उसमें V अपॉन I जो है फेल होता है, यानी ओम्स लॉ फेल हो जाता है। फॉर ऑल नॉन ओमिक डिवाइसेस V अपॉन I ग्राफ हैज वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। अब जब हम नॉन ओमिक डिवाइसेस की बात करते हैं तो इसमें V अपॉन I का जो ग्राफ है वो निम्न में से जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उनमें उनको फॉलो करते हैं। वे उपकरण जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं गैर ओमिक उपकरण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए वैक्यूम ट्यूब, सेमीकंडक्टर डायोड, तरल इलेक्ट्रोलाइट, ट्रांजिस्टर आदि। संबंध V बटा I बराबर R ओमिक और गैर ओमिक दोनों उपकरणों के लिए मान्य है। R का मान ओमिक कंडक्टर के लिए स्थिर है लेकिन R गैर ओमिक उपकरण के लिए स्थिर नहीं है। अर्थात ओम का नियम तब विफल हो जाता है जब V बटा I स्थिर नहीं होता है। सभी गैर ओमिक उपकरणों के लिए V बटा I ग्राफ में एक या अधिक होते हैं। ठीक है, इसकी जो है निम्नलिखित विशेषताएं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास तीन जो है हमने वस्तुएं ली है। एक आपका कंडक्टर है, एक डायोड है और एक क्या है आपका गैलियम आर्सेनाइड यानी सेमीकंडक्टर। यहाँ पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं कि ये V अपॉन I की वैल्यू उनके लिए कांस्टेंट है या नहीं। अभी हमने क्या डिस्कस करा? नॉन ओमिक सब्सटेंस जैसे कि आपका सेमीकंडक्टर डायोड हो गया, इलेक्ट्रोलाइट, वैक्यूम ट्यूब, इनकी हमने बात करी। ये क्या है? नॉन ओमिक सब्सटेंस। अब पहले हम एक गुड कंडक्टर की बात कर रहे हैं, एक अच्छे चालक की बात कर रहे हैं, सुचालक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं V अपॉन I का ग्राफ कैसा है आपका? अप्रॉक्स कांस्टेंट है। ठीक है, तो यानी क्योंकि आपको ऐसे स्लोप में मिल रहा है इसलिए आप ये कह सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट है। लेकिन जैसे वैल्यू बढ़ रही है इसमें थोड़ा सा बदलाव आ रहा है। अब हम डायोड की बात करें तो डायोड में आप देख सकते हैं आपका ये VI ग्राफ है, इसमें भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, जो है कर्व आ रहा है, R की वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं। इसी तरीके से हम गैलियम आर्सेनाइड जो कि एक सेमीकंडक्टर है इसकी बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, चेंजेस आ रहे हैं, वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं कि जो ये लॉ है ओम्स लॉ, ये किन किन चीजों पे जो है वैलिड नहीं होते या एप्लीकेबल नहीं होते। The law is not applicable to unilateral network, यानी जो यूनिलैटरल नेटवर्क होता है उस पे ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल नहीं होते। यूनिलैटरल नेटवर्क allows current to flow in one direction. Such type of network consists of elements like diode, transistor, etc. अब क्या होता है कि जैसे आपके कुछ
डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपका डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, तो इनमें जो करंट का फ्लो है, धारा का जो प्रवाह है, वो एक दिशा में होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कर सकता है, दो दिशा में नहीं हो सकता, यानी या तो वो एक तरफ ही जाए, ठीक है, वो वापस नहीं आ सकता, या जो है उनका जो फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में होता है, यूनि डायरेक्शन होता है। तो ऐसे जो डिवाइसेस होते हैं, इन डिवाइसेस में, इन उपकरणों में ओम का जो नियम है वो लागू नहीं होता। यह नियम एक तरफा नेटवर्क पर लागू नहीं होता है, एक पक्षीय नेटवर्क, ठीक है, एक पक्षीय धारा को एक दिशा में प्रवाहित करने की अनुमति देता है। इस प्रकार के नेटवर्क डायोड, ट्रांजिस्टर आदि जैसे तत्व शामिल होते हैं। तो इनके जो एग्जाम्पल हैं वो कौन कौन से हैं आपके? डायोड है, ट्रांजिस्टर है, तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल है एक पक्षीय नेटवर्क। नेक्स्ट है ओम्स लॉ इज ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल टू नॉन लीनियर एलिमेंट्स, यानी ओम का नियम जो है वो नॉन लीनियर एलिमेंट में एप्लीकेबल नहीं होता है। Non-linear elements are those which do not have current exactly proportional to the applied voltage. That means the resistance value of these element changes for different value of voltage and current. For example, non-linear element are the thyristors. अब अगर हम बात करें ओम्स लॉ की, तो ओम लॉ जो है वो अरेखीय तत्व या नॉन लीनियर एलिमेंट्स है उसके लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है जो करंट का फ्लो है, धारा का जो प्रवाह है, वो वोल्टेज, जो वोल्टेज लगाई गई है या विभव अंतर जो उत्पन्न किया गया है उसके प्रोपोर्शनल नहीं होता, उसके समानुपाती नहीं होता, या उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, आप वैल्यूज को चेंज करते हैं तो वो उसके ऊपर निर्भर नहीं कर रहा, यानी वोल्टेज के ऊपर करंट निर्भर नहीं कर रहा। तो इन जो एलिमेंट्स हैं इनमें भी ओम्स लॉ जो है वैलिड नहीं होता है। एग्जांपल्स ऑफ नॉन लीनियर एलिमेंट्स आर थ्रिस्टर्स। ओम का नियम अरेखीय तत्व पर भी लागू नहीं होता है। अरेखीय तत्व वे तत्व होते हैं जिनमें करंट लागू वोल्टेज के बिल्कुल समानुपाती नहीं होता है। इसका अर्थ है कि उन तत्वों का प्रतिरोध मान वोल्टेज और करंट के विभिन्न मूल्यों के लिए बदलता है। अरेखीय तत्वों के उदाहरण थाइस्टर है। इसी तरीके से जो हम बात करते हैं ओम्स लॉ की, तो ओम्स लॉ में क्या होता है कि V और I आपस में एक दूसरे से डिपेंडेंट है, दोनों के बीच में क्या है, रिलेशन। और ये जो है, जो ये रिलेशन है, ये V के साइन के ऊपर निर्भर करता है। ठीक, the relation between V and I depends on the sign of V. In other words, if I current for a certain V, then reversing the direction of V keeping its magnitude fixed. अब क्या होता है, अगर हम करंट की बात करें कि कोई करंट है उस पर V जो है वोल्टेज है, तो अगर हम इसकी दिशा को बदल देते हैं तो मैग्नीट्यूड भी बदल जाता है। इस कारण क्या होता है, डज नॉट प्रोड्यूस अ करंट दैट ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एज I. तो ये वैसा करंट फ्लो नहीं कर पाता जैसे कि I की वैल्यू है उसके विपरीत दिशा में। दिस हैपन्स फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ डायोड, और ये किस में होता है, आपका डायोड के केस में होता है। V और I के बीच का संबंध V के चिन्ह पर निर्भर करता है। दूसरे शब्दों में यदि I एक निश्चित V के लिए करंट है तो इसके परिमाण को स्थिर रखते हुए V की दिशा को उलटने से I के समान परिमाण का करंट उत्पन्न नहीं होता है, विपरीत दिशा में। उदाहरण के लिए डायोड, ठीक है, तो इसका उदाहरण जो है आपका डायोड है। ठीक है, तो बच्चों आज हमने ये देखा कि आपका JE और सिग्मा के बीच में क्या रिलेशन है। आई होप आपको रिलेशन समझ में आया होगा। साथ ही साथ हमने क्वेश्चन भी डिस्कस किया। इसके साथ साथ हमने लिमिटेशंस देखी ओम्स लॉ की, यानी ओम के नियम की क्या क्या सीमाएं हैं ये जानी, जिसमें हमने जो है ये देखा कि कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम ओमिक डिवाइसेस या ओमिक सब्सटेंस कहते हैं, और किस प्रकार से ये ओम के नियम को जो है इन पे लागू नहीं होता, ये उसे वैलिडेट नहीं करते। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को जो है स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।